हेलो बच्चों, टॉपर्स कोचिंग इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। आज हम लोग क्लास 10th की एक प्रैक्टिस करते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि ये जो 2023 में आप लोगों का जो एक सेट पेपर है कक्षा 10 वालों का यूपी बोर्ड का 822 DW, इसका हम लोग आज पूरा सॉल्यूशन करेंगे और ये देखेंगे कि 2024 में हमारा पेपर किस मेथड का आने वाला है और इसका क्या प्रारूप होता है, इसका क्या पैटर्न होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पेपर में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं कि हम किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारे आपको सेट पेपर सॉल्व करवाएंगे, एक एक करके सभी सेटों को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले आप लोगों को 20 क्वेश्चन OMR शीट पर देना होंगे और OMR शीट पर जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले हम इन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको ये चेक करना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो भाई अगर हम √9 को देखें तो √9 का पूरा वर्गमूल 3 आ जाएगा और 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 0.1 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है और ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, होता क्या है एक्चुअली में कि जो परिमेय संख्या होती है उस परिमेय संख्या में P/Q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो √3 को भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या इसका ऑप्शन √9 होगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल हम आसानी से ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो या किसी तरीके से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इसके बाद अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम आपको सेट पेपर पूरे तरीके से बताते जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रेखिक योग में x + y = 10 और x - y = 4, तो इसका हल क्या होगा। तो आप सिंपली इसको क्या विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। x + y बराबर आपके पास में 10 दिया है और x - y बराबर आपके पास में 4 दिया है। अगर आप विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास में क्या 2x = कितना हो जाएगा 14, तो x = कितना आ जाएगा 7। अब x बराबर अगर 7 है और दोनों का योगफल 10 है तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 3। तो जहाँ पर आपका आंसर होगा 7 और 3 वही आपका होगा हल। तो देखिए पहले वाले में तो आपका 5 है तो ये तो हो नहीं सकता, दूसरे वाले में 7 और 3 है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर होगा। सी ऑप्शन में क्योंकि -3 है इसलिए ये हो नहीं सकता और इसमें -7 है और -3 है इसलिए ये हो नहीं सकता। तो हम विलोपन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, बीजगणित के द्वारा भी इसे हल कर सकते हैं। 3 विधियाँ हैं रैखिक समीकरण हल करने की। चलिए बेटा अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में कहता है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बेटा ये जो निर्देशांक दिए होते हैं x अक्ष से दूरी, देखो यहाँ पर x का मान दिया है 5 और y का मान दिया है 9। तो अगर हम y अक्ष से दूरी पूछते हैं तो समझ लीजिए कि x का कोऑर्डिनेट कितना है। जैसे सोचिए ज़रा आप, ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब ये आपके पास में x एक्सेस होती है, ये आपके पास में y एक्सेस होती है। तो आप सोचिए 5,9 है, मान लीजिए कि 5 अगर यहाँ कहीं होगा और 9 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट मान लिया हमने कि 5,9 है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ तक x बराबर 5 है और ये y बराबर 9 है। तो उसने कहा y अक्ष से दूरी, तो भाई y अक्ष तो ये है ना, y अक्ष आपका ये है। अब y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मात्रक आ जाएगा। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछता कि x अक्ष से दूरी क्या है तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाती है बेटा 9 मात्रक हो जाती है, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी पूछी थी इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राइट। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु समकोण है मतलब हमने एक ऐसा राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। बात को समझिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। बी बिंदु को हमने ये वाले कोण को 90 मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 दी गई है। तो ये अगर मान लीजिए 5√2 है तो भाई ये भी 5√2 ही हो जाएगी क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं।
और ये मान लिया हमने कि x हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कण की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो 5√2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 50 आता है, ठीक है। और फिर से दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा, आधार 50, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, 100 बेटा किसका वर्गमूल है 10 का। तो सिंपल सी बात है कि इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कि कण की लंबाई कितनी होगी, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। ये बहुत इजी सा पेपर है, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम समझ लेते हैं। अब भाई आप एक बात समझिए, यहाँ पर क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमको ये समझना, या तो हम किसी एक को चेंज कर लें। अगर हम किसी एक को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर को हम चेंज करते हैं, भाई साइन स्क्वायर 18 जो कहते हो माइनस कॉस स्क्वायर 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, ठीक है। और कॉस 90 माइनस 18 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 जो कहते हो रहेगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 18। तो साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। देखो इसमें होता क्या है कि जब इन दोनों वैल्यूओं का योग 90 हो, दोनों चाहे प्लस में दी गई हो या माइनस में दी गई हो या इंटू में दी गई हो या डिवीज़न में दी गई हो, तो किसी एक को इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा चेंज कर लेते हैं। तो वैल्यू निकल कर के आ जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यानी उसने कहा है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए, एक सम पूर्णांक p के लिए विषम प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसने कहा है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए, यानी p एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो p एक धनात्मक सम पूर्णांक है, तो आप एक बात बताइए, अगर हम 2p की बात करें तो ये ऑलवेज सम रहेगा, और उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे सम संख्या में, कभी भी अगर हम एक जोड़ते हैं कोई भी सम संख्या हो तो वो विषम पूर्णांक बन जाता है। तो इसका ऑप्शन सीधा क्या चला जाएगा, डी ऑप्शन इसके साथ में चले जाएंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या इतने इतने का माध्य x हो तो x का मान कितना होगा। अब देखिए माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, माध्य हम लोग ऐसे निकालते हैं कि x इज इक्वल टू, ये माध्य हो गया और इनका सबका योग कर लेंगे, तो 8 7 हो गया 15 और 14 और एक 15 दूनी 30 और 10 40 प्लस x आ जाएगा। यानी इस सबका योग करेंगे हम लोग तो 40 प्लस x आएगा। और संख्याएं बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो बटे में हम क्या कर लेंगे 5। अब हम कैची गुणा कराएंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5x बराबर आ जाएगा 40 प्लस x। इसका मतलब x का पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी कि x बराबर कितना आ जाना चाहिए 10। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 8वां सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल कहता है यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो। तो देखो बेटा a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी है। अगर मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा मूल समान हो तो कंडीशन होती है b² बराबर 4ac, ठीक है। जब मूल समान होते हैं तो एक इक्वेशन होती है b² माइनस 4ac। तो हमने उसने ये कहा है कि c का मान क्या होगा, तो c बराबर b² बटे में आ जाएगा 4a। तो b² बटे 4a किस में है, a में तो है नहीं, c में है, d में है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही डी आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई 9वें क्वेश्चन में क्या कहा है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 है, चलिए ये a है, ये d है, x प्लस 3 है, DB बराबर 3x प्लस 19 है, ये BD हो गया या DB हो गया 3x प्लस 19, AE का मान x है, ये वाला x हो गया, और EC का मान 3x प्लस 4 है, और DE समांतर है BC के, यानी ये वाली रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो आपका आ जाएगा AD, यानी कि x प्लस 3 बटे में आएगा 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 बराबर में आएगा x और बटे में आएगा 3x प्लस 4। हमको चाहिए x का मान, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 3x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² आ जाएगा, फिर 3x का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9x आ जाएगा, फिर 4 का x कराएंगे
4x आ जाएगा। फिर 4 का 3 से कराएंगे 12 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे करवाएंगे तो 3x² आ जाएगा 3x का x से। फिर 19 का x से करवाएंगे तो 19x आ जाएगा। ठीक है, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 4 13x है, तो 12 यहाँ पे बचा रहने दीजिए। बराबर में आपके पास में था 19x, तो ये होगी आपका 19x। माइनस में 9 4 13x इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। 19x में से 13x जाएगा तो 6x बचेगा। बराबर में कितना बचा था, 12 बचा था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बेटा सही हो जाएगा। राइट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो बेटा 1 से 10 तक की सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 10 तक के लिए कहा है उसने। और ये संख्याएं कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 10 8 18 हो जाएगा, 18 से 24 हो जाएगा, 24 से 4 28, 28 से 2 30, 30/5, तो 5 छक्का 30। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। भाई 156 के अभाज्य गुणनखंड सीधे सीधे कर लीजिए। 156 यहाँ लिखिए, इसको काट लीजिए, जितने बार कट जाए उसके इतने फैक्टर जाएंगे। जैसे 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 से कट जाएगा तो 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 × 2 3 × 3 3 × 13, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक कितना दिया है तो इसका माध्यांक क्या होगा। माध्यांक या माध्यिका एक ही चीज़ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है जिसमें हम लिखते हैं बहुलक बराबर 3 गुणा क्या होता है, 3 गुणा माध्य होता है। ठीक है, माइनस 2 गुणा माध्यिका होती है या माध्यांक होता है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य और 2 गुणा माध्यिका। तो अब बहुलक है आपके पास में 12 बराबर 3 गुणा माध्य है आपके पास में 24। ठीक है, और माइनस का है 2 माध्यांक, माध्यांक को मान लीजिए आप x, तो 2x इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इतना आ जाएगा 24 दिया हो जाएगा 72, और माइनस का आ जाएगा 12 क्योंकि 12 शिफ्ट होगा दूसरे पक्ष में, तो ये बचेगा 60। तो x बराबर कितना आएगा 30। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए। ये जो होता है आपके पास में 3 माध्यांक होता है माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, तो बहुलक है आपके पास में 12, 3 गुणा माध्यांक को माना आपने x और 2 गुणा माध्य हो गया आपका 24, तो 2 गुणा 24 हो गया। ठीक है, तो 24 दूनी 48, 48 इस पक्ष में आएगा तो 48 2 50 10 60 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 20 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब 13वां क्वेश्चन भाई क्या कहता है, देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है यदि रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y बराबर 5 और 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। बेटा अनेक हल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो भाई यहाँ से a1 मिलेगा हमको 2 और यहाँ से a2 मिलेगा हमको 4, तो हम रखेंगे यहाँ पर 2/4 बराबर में आएगा 3/k और बराबर में आएगा 5/10। तो अब आप ये तीनों ही इक्वल हैं तो आप किसी को भी उठा लीजिए। मान लीजिए अगर हम इसको और इसको उठाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैची गुणा कराएंगे तो 2k। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 4 तिया 12 या k बराबर 12/2। इसका मतलब ये होगा कि 6 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। तो बेटा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज हैं और इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए एक तो आपका ये त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, तो ये हो गया आपका ABC और उसने कहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो चलिए
ये जो डी है ये बी सी का मध्य बिंदु है। यह लाइन मान लीजिए ना भी खींची जाए तब भी काम चल जाएगा। ये डी क्या है, डी जो है ये मध्य बिंदु है बी सी का। और त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब इन्होंने कहा है कि ए बी सी और बी डी ई, तो बी डी ई भाई कैसे बनेगा, बी डी तो ये है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ई है तो ऐसे ही हम बना सकते हैं बी डी ई। अब समझिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हो गया, समबाहु त्रिभुज का मतलब जो उसका क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा भाई इसकी भुजा मान लीजिए कि x है, तो भाई इस त्रिभुज बी डी ई की भुजा, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी x/2, और सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो उसने कहा ए बी सी का क्षेत्रफल, तो भाई ए बी सी का क्षेत्रफल तो आएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब x², और बी डी ई का क्षेत्रफल भी इतना ही आएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब x/2 का स्क्वायर। तो √3/4 से तो √3/4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा x² बटे में आएगा x², 4 चला जाएगा ऊपर, x² से x² कैंसिल होगा, तो फाइनली इसका रिजल्ट जो आएगा 4:1 इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। राइट, 15वां क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए cos A बराबर 7/25, और आप जानते हैं कि बेटा cos A बराबर होता है आधार बटे कण। तो अगर आधार बटे कण है ये, तो एक हम राइट ट्रायंगल अगर बना लें इधर पे, तो मान लीजिए कि ये आधार है, तो आधार हो गया आपके पास में, इसको अगर हम A पॉइंट मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। तो आधार है आपके पास में 7 और ये है आपके पास में 25। तो अब हमको सबसे पहले निकालना है लंब। अच्छा, लंब का स्क्वायर बराबर जो होता है वो कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो कण का स्क्वायर करेंगे तो हम 625 आएगा, इसका आएगा 7 49। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 576। तो 576 किसका वर्ग मूल होता है, किसका वर्ग होता है 24 का। तो आपका लंब आ गया 24। अब बेटा समझो tan A का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो tan A का मान आ जाएगा आपके पास में 24/7, प्लस में cot A का मान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 7/24। तो अब हम 24 और 7 का अगर हम 7 गुणा 24 कर देंगे लघुत्तम, तो 24 का गुणा 24 से कराएंगे तो वही आ जाएगा 576, 7 का गुणा 7 से कराएंगे तो आएगा 49। तो 576 प्लस 49 625 आ गया, और 625/576, क्योंकि 7 का 24 से गुणा कराएंगे तो 576। इसका आंसर, सही आंसर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा 625/576। चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, 16वां क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाली त्रिज्या क्या होगी। अच्छा समझो, दो सर्किल हैं, एक की त्रिज्या चलिए मान लीजिए ये R1 बराबर 4 है और R2 बराबर 3 है। इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से एक नया त्रिभुज बनाया जाता है। चलिए नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। अब मान लीजिए नया क्षेत्रफल है πr², तो पहला वाला हो जाएगा πr1² और दूसरा वाला हो जाएगा πr2², क्योंकि इन्हीं दोनों वृत्तों से एक नया त्रिभुज वृत्त बनाया गया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये रिजल्ट आएगा r² बराबर r1² प्लस r2²। r1 का मान है 4, तो 4 चौको 16, r2 का मान है 3, 3 त्रिका 9, बराबर में कितना आ गया 25। तो r बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग 17वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 17वां सवाल क्या कह रहा है भाई, 17वां सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल कितने हैं। तो भाई सीधा फैक्टराइजेशन ही कर लो, मतलब गुणनखंड कर लो ऐसे। अब गुणनखंड आप किसी भी विधि द्वारा कर सकते हैं, चाहे मध्य पद के 2 भाग कर लो, चाहे आप इसे पूर्ण वर्ग बना लो, है ना। किसी भी तरीके से आप पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप इसमें सेटिस्फाई करके देख लीजिए। जैसे 5 आप रखिए, तो अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पर 5 25 और 5 3 15, तो 15 और 10 25, तो 5 तो संतुष्ट कर रहा है। तो 5 संतुष्ट कर रहा है, मतलब या तो ये हो सकता है या फिर वाला, मतलब 5 तो सही है। अब 2 या -2 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 रख के देखें तो 2 दूनी यहाँ पे चला जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर -2 रख के देखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कि
5 कोमा -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप गुणनखंड करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भाई? 18वां क्वेश्चन हमारे पास में, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, चलिए भाई ये मीनार हो गया, ये उसकी छाया हो गई, ठीक है, और ये इसका कण हो गया। अब मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। चलिए मान लीजिए ऊंचाई h है, तो ये √3h है और ये थीटा कोण बन रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो बेटा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया h, आधार है √3 बटे h। s से h कैंसिल हो गया तो 1 बटे √3 बचा। 1 बटे √3 tan थीटा में 30 का मान होता है, तो 30 का मान यानी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 19वें सवाल की अगर हम बात करें तो कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचा 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु एक ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी? देखो बेटा बात को समझो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक धातु एक ठोस बेलन है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ठीक है। अब πr² हो गया तो पाई तो जो का तो रहा, r² का मतलब हो गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, व्यास है 4 तो r 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग और गुणा h का मान है 45, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 45 चौको 180, तो ये 180 पाई इसका आयतन आ गया बेलन का। इसका यूज़ करके ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³ और r का मान यहाँ पर दिया है 3 क्योंकि व्यास है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तिरका 9 तिया 27, r³ होता है तो इसे काट देंगे तो 3 नाम 27, 9 चौको 36, तो यह आ गया 36 पाई। अब हमने मान लिया कि n गोलों की संख्या बनाई जा सकती है, तो 36 पाई n बराबर जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी 180 पाई की, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 180/36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन भाग दे लेते हैं, तो 3 × 15 5 बार कट जाएगा, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए हमने मान लिया ये A हो गया आपके पास में, ये B हो गया और ये C हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इस प्रकार है कि AD BC पर लंब है। चलिए AD BC पर लंब भी मान लिया हमने, तो AD² किसके बराबर है? अब भाई सुनिए, AD² किसके बराबर है? तो ADC एक समकोण त्रिभुज है, ADC एक समकोण त्रिभुज है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि DBC का मध्यबिंदु होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC² कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AD² प्लस आधार का वर्ग मतलब CD², ठीक है। तो हमें AD² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से AD² अगर हम देखेंगे AD² बराबर तो ये आएगा AC² माइनस CD² या DC² बात बराबर है, और AC जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो CD का दुगुना है, तो AC भाई समझिए AC BC के बराबर और BC CD का दुगुना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2CD² माइनस CD², तो 2 दूनी 4 यानी 4 CD² से 1 CD² चला गया तो 3 CD² बचा, यानी कि पहला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।